सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था मृदा के प्रकार क्या होते हैं, मृदा प्रदूषण क्या होती है और फसलें क्या होती है, फसलों के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो साथियों है फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। फसल चक्र से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे के सारे मैं आज के इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक में पढ़ाऊंगा जो कि फसल चक्र, वो भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फसल चक्र जो है आपका अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फसल चक्र होती क्या है। तो भूमि के एक निश्चित भाग में फसलों का इस क्रम में बोया जाना। भूमि के एक निश्चित भाग में फसलों का ऐसे क्रम में बोया जाना जिससे भूमि की उर्वरक जो शक्ति होती है वो न नष्ट होने पाए। यही हमारा क्या होता है, फसल चक्र होती है। यानी उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो निरंतर बनी रहे। ठीक है, एक निश्चित भू के उस भाग में फसलों का इस क्रम में बोया जाना जिससे उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बरकरार रहे, बनी रहे। यही हमारी क्या होती है, फसल चक्र होता है साथियों। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, फसल चक्र होता है। अब साथियों यहाँ पर बात आती है कैसे फसल चक्र क्या होती है। तो यहाँ पर आपके कुछ 5 पॉइंट साथियों दिए गए हैं। यहाँ पर आपके कुछ क्या दिए गए हैं, 5 पॉइंट आपके दिए गए हैं जो कि अभी समझ में आपके नहीं आ रहा होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पॉइंट दिया गया वो जड़ दिया गया है। अब जड़ फसल चक्र से क्या रिलेट करता है, यानी कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें बोना। क्लियर, यानी गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी वाली जड़ों को बोना। आप यहाँ पर बात आती है कि कम गहरी जड़ें कौन सी होती हैं और अधिक गहरी जड़ें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात आती है यहाँ पर कि जो गहरी जड़ें होती हैं वो बेसिकली होती है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब समझ रहे ना, जैसे इसमें आपका चना आ जाता है, सरसों आ जाती है। ठीक है, सरसों आ जाती है। ये जो फसलें होती है हमारी बेसिकली कौन सी फसलें होती है, द्विबीजपत्री होती है। द्विबीजपत्री का मतलब जिसमें 2 दल पाए जाते हैं, यानी उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर चने को आप भिगो दो, भिगोने के बाद उसके बीजोल को है उसको हटाने के बाद क्या होता है, उसमें 2 दल दिखाई देते हैं और चने में क्या होता है, 2 दल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही होता है हमारा 2 बीजपत्री हो जाते हैं और कम। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो बेसिकली जैसे हमारा ये भूमि हो गया, भूमि। ठीक है, ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा हो गया मान लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गहराई की यहाँ पर बात की जाती है, गहराई की बात। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर गहराई होगी, ये 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो गए, तो टोटल कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर अगर गहरी जड़ वाली की बात करते हैं तो गहरी जड़ वाली जो जड़ें होंगी वो बेसिकली हो सकता है 10 सेंटीमीटर तक आ जाए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक आ जाए। और जो गहरे हमारे गहरी जो जड़ वाले होंगे तो यहाँ पर अगर 10 सेंटीमीटर आ जाती है, तो जो कम गहरी वाली होंगी जैसे कि आपका आ जाता है कम गहरी वाले में आपका जाता है 1 बीजपत्री, जैसे धान हो गया। ठीक है, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये जो हमारी फसलें होती हैं ये हमारी कम गहरी वाली यानी उथला जड़ें होती हैं। ठीक है, आपस्थानिक जड़ें होती है, इसमें कह लीजिए आपस्थानिक जड़ें होती है। तो ये जो जड़ें होती है वैसे हमारी ये बस 2-3 सेंटीमीटर तक रहती है, यानी भूमि के ऊपरी भाग में 2-3 सेंटीमीटर ये झगड़ा जड़ें उसी में अपना रहती हैं। ठीक है, अपना उसी में झगड़ा बनाए जाल के रूप में बनाए हुए रहती हैं, तो ये अधिक गहराई तक नहीं जाती। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हम एक खेत में धान ही धान, गेहूं ही गेहूं लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ऊपर की जड़ में जो भी उर्वरा शक्ति होगी वो धीरे धीरे धान गेहूं खींच लेगा, जिससे ऊपर की फसल जो ऊपर की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। अगर हम धान गेहूं जैसे मान लीजिए हमारा ये परत हो गई, ठीक है, क्लियर हो गए, ये हमारी जो परत हो गई, यहाँ पर खूब रस के भरा हुआ है उर्वरा शक्ति। और अगर हम कम गहराई वाली जड़ें जैसे जिसकी कम जड़ें गहरी होती हैं उसकी फसल अगर हम बोएंगे, जैसे धान गेहूं अगर बोलेंगे तो यहाँ की उर्वरा शक्ति वो खींच लेगा, फिर इसको हम खेत को छोड़ देंगे। उसके बाद हम बोलेंगे गहरी जड़ों वाली गहरी जड़ें जो होती है वो बेसिकली यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ की उर्वरा शक्ति प्रारंभ कर देगा। यानी एक बार यहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म होगी, एक बार यहाँ की होगी, और जब यहाँ की खत्म होने लगेगी यानी जो जड़ें यहाँ तक होंगी
फिर यहाँ पर उर्वरक शक्ति बनने लगेगी, और जब यहाँ बन जाएगी उसके बाद यहाँ खत्म हो जाएगी तो यहाँ वाली उर्वरक शक्ति फसल लेने लगेगी। यानी एक बार कम गहराई से उर्वरक शक्ति प्राप्त करेगा पौधा, एक बार ऊपर ही से प्राप्त कर लेगा। तो ये जो क्रम है ये निरंतर बना रहेगा। उर्वरक शक्ति का जो क्रम है वो निरंतर बना रहता है, किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से। अगर हम एक बार गहरी जड़ वाली फसल बोते हैं, एक बार कम गहरी वाली जड़ बोते हैं तब। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना? ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारी दाल। ठीक है, दाल यानी एक बार हम दलहनी फसलें, एक बार हम दलहनी फसल बोते हैं और उसके बाद एक बार हम अदलहनी फसल, एक बार हम दाल वाली फसल बोएंगे और एक बार अदलहनी फसल बोएंगे। क्यों बोएंगे? क्योंकि आपको पता है ना, दलहनी फसलें जितनी भी होती है, जैसे चना हो गया, तो इसमें क्या होता है, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है। राइजोबियम नामक जो गांठें होती हैं इनकी जड़ों में, जो चने की फसल होती है उसके जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नामक गांठें होती हैं, उनमें क्या होता है, राइजोबियम नामक गांठें होती हैं, और उन्हीं गांठों में क्या होता है, भंडारित होता है क्या, नाइट्रोजन। जिससे क्या होता है कि जड़ों में यानी पृथ्वी के अंदर नाइट्रोजन की कभी भी कमी नहीं होती है। क्लियर हो गया ना? उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दलहनी फसलें जो होती है उनकी गांठें, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है राइजोबियम नामक, और राइजोबियम नामक जो गांठें होती है उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर हो गया ना? वो सिर्फ किसमें होती है, दलहनी वाली फसलों में। और अदलहनी वाली फसलें बोलेंगे तो उनका भी निरंतर बना रहेगा हमारा। उसके बाद हमारा आता है खाद। खाद में होता है कि जो कुछ फसलें ऐसी होती है जो अधिक खाद लगता है, कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें अधिक खाद लगता है, और कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें कम खाद लगता है। यानी एक बार हम बोएंगे अधिक खाद वाली और एक बार हम बोएंगे क्या, कम खाद वाली बोएंगे। क्लियर हो गया ना? यानी जैसे कि अधिक खाद वाली में आपका आ जाता है, जैसे केला आ जाता है। केले की फसल आपने देखा ना, केले की फसल में इतनी बहुत ज्यादा खाद लगती है, बहुत ही ज्यादा खाद लगती है। तो इस वजह से बात आती है यहाँ पर, जो खाद के ऊपर होती है, जो फसलें होती हैं, जो हमारा केला आता है इसलिए उसमें क्या होता है, अधिक खाद लगती है। इस वजह से एक बार हम अधिक खाद वाली बोएंगे और एक बार हम बोएंगे कम खाद वाली। ठीक है, एक बार अधिक खाद वाली और एक बार क्या बोएंगे, कम खाद वाली फसलें बोएंगे। तो इससे भी हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बराबर बनी रहेगी, जिससे हमारा जो फसल है वो भी बराबर बना रहेगा। उसके बाद आता है जल वाली फसलें। एक बार हम जल वाली फसल बोएंगे और एक बार हम कम जल वाली, एक बार अधिक जल वाली, एक बार कम जल वाली। जैसे कि आपको पता है, धान और जो धान की फसल होती है और आपका केले की फसल होती है, इसमें ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा सिंचाई की मात्रा लगती है, ज्यादा इसमें सींचे जाते हैं खेत। तो एक बार जैसे कि हम बोएंगे कम सिंचाई वाली और एक बार बोएंगे अधिक सिंचाई वाली। अब बात आती है यहाँ पर कम सिंचाई वाली कौन सी बनेगी? तो कम सिंचाई वाली एक होती है आपकी जो फसल होती है, सबसे बढ़िया फसल आपकी होती है चना। ठीक है, कम सिंचाई वाली फसल में सबसे बढ़िया जाता है दलहनी फसलें, चने फसलें आती है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक पानी देना पड़ता है, एक बार पानी की सिंचाई करनी पड़ती है। क्यों? जब फूल आने लगते हैं, जब फूल आने लगते हैं तभी इसकी सिंचाई करनी होती है, बाकी चने की सिंचाई नहीं की जाती है, यानी दलहनी फसलों की सिंचाई नहीं की जाती। कब की जाती है? जब की जाती है जब इसमें फूल आने लगते हैं तब। ठीक है, तो एक बार आप कम पानी वाले फसलों को बो सकते हैं और एक बार अधिक पानी वाली फसलों को बो सकते हैं। क्लियर हो गया ना? इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा निकाई गुड़ाई। निकाई गुड़ाई का मतलब समझ रहे हो? तो निराई गुड़ाई जिसे कहते हैं, जो गाँव में कहते हैं निराई गुड़ाई। ठीक है, हाँ निराई गुड़ाई, जिससे अगर एग्रीकल्चर की भाषा में पूछा जाता है, एग्रीकल्चर की भाषा में निकाई गुड़ाई भी कहते हैं। और कहते हैं अंतः भू परिष्करण, अंतः भू परिष्करण जिसे कहते हैं, यानी जो फसल होती है उसके अंदर निराई गुड़ाई करना, उसके अंदर निराई गुड़ाई करना, उसके जो अंदर खर है उनको निकालना, यही होता है अंतः भू परिष्करण और निकाई गुड़ाई। क्लियर हो गया ना? तो निकाई गुड़ाई में होता है हमारा कि जिसमें अधिक खर होता है, यानी जिसमें अधिक बार निराई करनी पड़ती है, एक बार वो फसल हम बोते हैं और एक बार हम कम निराई गुड़ाई वाली फसलों को बोते हैं। एक बार हम अधिक निराई गुड़ाई वाली फसलों को बोएंगे और एक बार हम बोएंगे कम निराई गुड़ाई वाली फसलों को बोएंगे। क्लियर हो गया ना? यानी फसल चक्र आपका क्लियर हो गया। फसल चक्र किससे होता है? निरंतर उर्वरता शक्ति बनी रहेगी, इनसे, इन पॉइंटों से आपकी जो उर्वरता शक्ति है वो बनी रहेगी। अगर जड़ के बारे में बात करें तो जड़ के बारे में आप लोग 2-3 लाइनें आप लोग आराम से देख सकते हैं कि एक बार अधिक गहरी वाली जड़ों को बोना चाहिए, एक बार कम गहरी वाली जड़ों को बोना चाहिए। दाल में आता है तो एक बार दलहनी फसलों को बोना चाहिए, एक बार अदलहनी फसलों को बोना चाहिए। खाद में आता है तो एक बार अधिक खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए, एक बार कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए, एक बार जल अधिक लगने वाली फसलों को बोना चाहिए, एक बार कम जल लगने वाली फसलों को बोना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे धान लगा दिए, धान के बाद हमने क्या किया, फिर जाके धान ही लगाएंगे, अधिक जल जाने वाली फसल, तो इस तरह में भी खराब हो जाएगी फसल। और उसके बाद निकाई गुड़ाई की बात करें तो निकाई गुड़ाई भी हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है फसल चक्र के लाभ कौन कौन से। तो चलिए हम आपको यहाँ पर लिख के अच्छे से समझाते हैं फसल चक्र के लाभ।
तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फसल चक्र के जो लाभ दिए गए यहाँ पर आपको साइड में दिए गए कौन कौन से लाभ हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लाभ हो जाता है साथियों, वो हो जाता है क्या, उपज अधिक होती है। यानी फसलों के अगर हम फसल चक्र के लाभ लेंगे, फसल चक्र अगर अपनाएंगे तो इससे क्या होगी, जो उपज होती है फसलों की वो बहुत ज्यादा अधिक होने लगेगी। ठीक है, जितनी हो रही होगी ना उससे अधिक होने लगेगी इसकी उपज। और फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, यानी निरंतर उसमें बने रहते हैं खनिज लवण पदार्थ जो होते हैं वो सारे के सारे जो भूमि से मिलते हैं हम पौधे को, वो निरंतर बने रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा श्रम समुचित। श्रम समुचित यानी श्रम का भी बचाव हो जाता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जानवर का प्रयोग किया जा रहा हो। ठीक है, चाहे मनुष्य हो या फिर जानवर का प्रयोग किया जाता हो, श्रम समुचित हो जाता है। उसके बाद खर्च भी कम आता है। कब, उत्पादन में जो खर्च होता है वो कम लगता है हमारा। अगर हम फसल चक्र का प्रयोग करेंगे तो खर्च भी कम लगेगा उत्पादन करने में। खरपतवार नियंत्रण में हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम, जैसे कि कभी कभी होता है कि कहीं कहीं पर होता है कि अगर हम गेहूं की फसल काट लेते हैं तो उसके बाद 4 महीने के लिए खेतों को रख देते हैं या फिर खेत को छोड़ देते हैं कि भैया धान आने पर हम लगाएंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। तो वहां पर खरपतवार होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा खरपतवार होता है। और इससे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, गेहूं के बाद हम छोटी सी कोई फसल डाल देंगे, फसल चक्र में छोटी सी कोई फसल डाल देंगे, चाहे वो जायद की फसल ही डाल दें हम। जायद की फसल मतलब चाहे ककड़ी खीरा ही लगा दें। ठीक है, अगर ये हम काम कर देते हैं तब क्या होता है, हमारी जो फसल होती है वो भी हमारी एक निश्चित बढ़िया उत्पादन भी हो जाता है कम खर्च में, और मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और उपज भी हो जाती है, जिससे हमको पैसा भी मिल जाएगा। और उसके बाद खरपतवार भी नियंत्रण हो जाएगा, यानी खरपतवार भी नहीं जमेगा। जब भाई अगर हम कोई फसल जायद की बो देंगे, जैसे खीरा ककड़ी कुछ बो देंगे हम, तो वहां पर क्या होगा कि हम उसकी देखभाल भी करेंगे, उसकी निकाई गुड़ाई भी करेंगे। क्लियर हो गया ना? तो वहां पर क्या होगा, खरपतवार के जो जमने के चांसेस वो एकदम खत्म हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर बात आती है कि मृदा की जैविक दशाएं जो है, मृदा की जैविक दशाएं, रासायनिक दशाएं जो ये होती हैं, ये भी काफी हद तक सुधर जाती हैं। ठीक है, मृदा की जैविक दशाएं। उसके बाद मृदा को बचाना, मृदा को भी बचाया जाता है किसके, अगर हम निरंतर करते रहेंगे हम, तो यहाँ पर किससे बचाया जाता है, मृदा को बचाया जा सकता है जल से और वायु से, दोनों से मृदा को बचाया जा सकता है। मृदा को बचाना, ठीक है, मृदा अपरदन कर लीजिए आप लोग। और उसके बाद जो होता है फसलों का प्रबंधन, फसलों का प्रबंधन भी अच्छे से हो जाता है फसल चक्र में। जैसे कि हमें क्या करना, गेहूं की फसल ले रहे थे, ठीक है, गेहूं की फसल ले रहे थे और एकाएक हमने क्या किया, जायद की फसल भी लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारा खेत जो खाली पड़ा रहता था उसमें हमने प्रबंध कर लिया कि हाँ भैया हम जायद की फसल भी लेंगे, तो जायद की फसल भी तैयार हो रही। तो इस तरह से क्या होता है कि जल प्रबंध होते हैं, इनसे फसलों का प्रबंधन भी अच्छे से हो जाता है, मृदा को बचाया भी जा सकता है, मृदा की जैविक दशाएं भी होती है, खरपतवार नियंत्रण होते हैं और खर्च कम होता है, श्रम समुचित हो जाता है, चाहे मनुष्य का हो या किसी जानवर का श्रम हो। उसके बाद मृदा की उर्वरता शक्ति भी बढ़ जाती है और उपज भी अधिक होता है। क्लियर हो गया ना? उपज भी जो होता है वो अधिक होता है। अब यहाँ पर बात आती है दूसरे, यहाँ पर फसल का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो फसल का चुनाव, एक तो फसल का चुनाव करना चाहिए, सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं कि जलवायु के अनुकूल ही फसलों का चयन करना चाहिए, और उसके बाद फसलों के चयन और किस्म के आधार पर भी करना चाहिए। ठीक है, एक तो जलवायु के आधार पर करना चाहिए, भैया जलवायु के हिसाब से करना चाहिए, भैया जलवायु में उग रहा है या फिर नहीं उग रहा है। ठीक है, इस तरह भी करना चाहिए, उसका उत्पादन होगा या फिर नहीं होगा। और एक किस्म के हिसाब से भी करना चाहिए कि कौन सी किस्म ऐसी है जो हमें अधिक उत्पादन दे सकती है और कौन सी ऐसी किस्म है जो हमें कम उत्पादन दे सकती है भूमि के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बात आती है, यहाँ पर जैसे कि बात आती है आपके धान की फसल की, तो सेकंड पॉइंट हम इसकी चलेंगे किस्म के आधार पर। ठीक है, भूमि के किस्म के आधार पर हम लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं कि बाय द वे अगर आप बालू में अगर आप धान लगा दिए और पानी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से, तब क्या होगा, फसल उतनी अच्छी नहीं होगी चाहे आप जिस किस्म की लगा दीजिए। तो भूमि के हिसाब से भी हम फसलों का चयन करें, भूमि के हिसाब से भी हम फसलों का चयन कर सकेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फर्स्ट पॉइंट की जलवायु के अनुकूल ही फसलों का चयन करना चाहिए। सबसे पहले जलवायु के हिसाब से करना चाहिए। जलवायु के हिसाब से क्यों करना चाहिए भैया? आपको पता है ना गेहूं की फसल कब बोई जाती है? गेहूं की फसल आपकी कब बोई जाती है? गेहूं की फसल आपकी बोई जाती है 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक बोई जाती है। ये हमारा निश्चित समय हो जाता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 1 महीने तक गेहूं की फसल बोई जाती है। अगर यही फसल हम जलवायु के हिसाब से ना बोए और यही फसल हम जाके जून में बोए, होगी? आप बताइए होगी?
जलवायु के हिसाब से अन्न बोए। अगर इसकी जलवायु भैया है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसकी जलवायु है, और इसी फसल को हम जाके जून में बोए, क्या होगा, फसल जम जाएगी भाई साहब, फसल जम जाएगी, आपकी 50% जो फसल है वो जम जाएगी, पौधे निकल आएंगे, फसल उत्पादित होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी फसल उत्पादित, क्योंकि उसकी क्लाइमेट नहीं है, जलवायु नहीं, बिल्कुल भी जलवायु नहीं भैया। जून में तो क्या होता है कि जो आपकी गर्मी होती है उसमें तो गेहूं कटता है, गेहूं कटता है, ठीक है। जून में क्या होता है, अप्रैल मई में क्या होता है, गेहूं की कटाई होती है। अब उस पीरियड में आप अगर बोएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, फसल जम जाएगी, उतनी भी रहेगी, उसकी बाढ़ नहीं होगी, बाढ़ भी उसकी मर जाएगी, और आपका घाटा ही घाटा हो जाएगा। यानी कि क्या है, उस टाइम क्लाइमेट नहीं है भैया। आपने सुना होगा, अगर आप गांव से हैं अगर आप, तो आप लोगों ने सुना होगा भैया कि गेहूं की जो फसल होती है, जो गेहूं की फसल होती है उसको कोहरे की जरूर आवश्यकता होती है, कोहरे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जितना कोहरा पड़ेगा उतना गेहूं हमारा अच्छा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही बेटर खेत हो जाएगा हमारा, अगर कोहरा ज्यादा पड़ता है। उसी वजह से कहते हैं भैया जब गेहूं होता है अगर 5-6 सेंटीमीटर का हो जाता है, 5 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो कोहरे की अधिक मांग होती है। जितना ज्यादा कोहरा पड़ेगा उतना ही ज्यादा हमारी जो गेहूं की फसल होती है वो बहुत ही बेटर होगी। और गर्मी में भैया तो पड़ता नहीं है, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में पड़ता है कोहरा, नहीं पड़ता, इसी वजह से उसकी क्लाइमेट नहीं है, उसकी जलवायु नहीं है, इसी वजह से गर्मी में नहीं हो पाती है फसल, इसी वजह से गर्मी में फसल जो है वो नहीं हो पाती है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। यानी कि हल्की भूमि आपको पता है कि मक्का ज्वार होना चाहिए, और जो अधिक भारी भूमियां होती है उसमें चना आना ये सब होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है साथियों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है फसल भंडारण। जो फसल भंडारण हमारा बनता है साथियों, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है, फसल चक्र के ही अंतर्गत आता है फसल भंडारण क्या होता है। तो फसल भंडारण भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि जो फसलें होती हैं, ठीक है, और फसल भंडारण के समय फसल भंडारण को नष्ट करने वाले, अब जो फसल भंडारण होता है वो इसलिए होता है कि भंडारण की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई फसल हमने आलू लगा दिया, ठीक है, आलू लगा दिया, तो अब ज्यादा आलू हो गया, मान लीजिए 50 कुंटल आलू हो गया, तो 50 कुंटल भैया आलू खा लेंगे, नहीं खाएंगे ना भाई। कभी अगर आप नहीं भंडारित करते हो इसको, भंडारण कहने का मतलब कि उनको सुरक्षित स्थान पर रखना, अगले मौसम में खाने के लिए, अगले मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारण, ठीक है। तो अगर हम आलू की जो खेती होती है, अगर हमने 50 कुंटल आलू पैदा कर लिया, ठीक है, हम मानते हैं कि इसकी परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से समझ नहीं सकते हैं, तो समझ लेंगे आप लोग तो अच्छे से याद आ जाएगा। तो आलू की फसल होती है, मान लीजिए हमने 50 कुंटल आलू पैदा किया, आलू पैदा किया, तो उसके बाद जो 50 कुंटल आलू, इसको तो हम एक दिन में तो खत्म नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमको भंडारित करना होगा, किसके लिए, अगले मौसम के खाने के लिए। क्लियर हो गया ना। तो 50 कुंटल आलू कहाँ रखें, तो उसको भंडारित करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे रख देते हैं, तब क्या होता है, आलू बहुत जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति में हमें आलू किस प्रकार रखना चाहिए। काफी सारे कोल्ड स्टोर हैं जिनमें आलू रखा जाता है, ठीक है, वो किराया लेते हैं अपना, वो कुछ पैसा लेते हैं, अब मेरे को नहीं पता किस हिसाब से पैसा लेते हैं, लेकिन वो पैसा लेते हैं और पैसा लेके आपका आलू सुरक्षित रखते रहते हैं। तो उसी तरह आपका हो जाता है गेहूं तो आपको पता है ना, गेहूं के बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं उनमें गेहूं रख दिया जाता है। कोई को क्या होता है कि रासायनिक दवाएं भी लगा के रख देता है, कोई को क्या होता है नीम की सूखी पत्ती रख देंगे इसमें, जिससे क्या होता है गेहूं कभी भी खराब नहीं होता है। गेहूं कभी भी खराब नहीं होता है। ड्रम में अगर हम गेहूं रखते हैं, उसमें अगर नीम की सूखी पत्तियां डाल देते हैं बीच बीच में, तब गेहूं कभी भी हमारा जो होता है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। बाय द वे अगर नहीं रखते हैं तो कभी कभी इसमें सीलन आ जाती है, उससे खराब भी हो जाता है गेहूं, और उसमें कभी कभी घुन वगैरह भी लग जाते हैं, जिससे आटा बन जाता है, पूरा पूरा आटा बना देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें नीम की पत्ती रख देते हैं तो कोई भी खराब नहीं होता, गेहूं हमारा वैसे के वैसे भंडारित रहेगा, ठीक है। तो वही होता है भंडारण। अब आलू के 50 कुंटल है, उसको हम कहीं पर रख देंगे भंडारण के लिए, जिससे क्या होता है एसी वगैरह में रख देते हैं, और जिससे क्या होता है हमारा आलू खराब नहीं होता। अब यहाँ पर बात आती है जो फसल भंडारण होते हैं, उनको नुकसान कौन को पहुंचाता है। सबसे पहले हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है। सबसे पहले हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक होते हैं हमारे जो फसल भंडारण होता है। फसल भंडारण होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, पहले होता है जैविक और एक होता है हमारा अजैविक। तो जैविक भंडारण और अजैविक भंडारण क्या होते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो जैविक भंडारण जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं,
तो जैविक भंडारण के द्वारा हमारा जो खराब होता है फसल, या फिर हमारे जो भंडारण की गई जो वस्तु है या फिर कोई सामग्री है, या कोई हमारी जो फसल है, या फिर कोई हमारी जो सब्जी वगैरह है जो भंडारित की गई है, तो उनमें क्या होता है, जो जैविक कारण होते हैं इनमें बेसिकली चूहों के द्वारा, ठीक है, चूहों के द्वारा, छोटे छोटे कीट के द्वारा, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे काफी सारा नुकसान करते हैं, जैविक कारण के अंतर्गत आते हैं। चूहे क्या होते हैं, गेहूं को ये काटते हैं, बोरी को काट देते हैं और आधा तो खा जाते हैं। बाय द वे हमारा होता तो है नुकसान, भले ही वो 50 ग्राम खाएं, भले वो 50 ग्राम का नुकसान करें, लेकिन नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाय द वे अगर वहां पर 50 चूहे हैं, भैया 50 चूहे हैं और 50 चूहे ने 50-50 ग्राम खा ले, तो आपको पता है ना नुकसान तो हो ही रहा है ना हमारा, ठीक है। और जो हमारे अजैविक कारण होते हैं इनमें क्या आते हैं, हमारे अजैविक कारण जो, अब इसी के अंदर हमारे जो फंगाई होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, ये सब हमारे आ जाते हैं, घुन वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे आ जाते हैं इसी के अंदर, यानी जानवरों की तरह किसी भी जानवर के द्वारा अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान। और अजैविक कारण के कारण क्या होता है, नमी, सबसे बड़ा कारण जो है अजैविक का वो है नमी। नमी क्या होता है भैया, अगर बोरी में नमी लग जाती है तो क्या होता है, गेहूं खराब हो जाता है, या कुछ भी फसल अगर कोई भी दाना रखा हुआ है तो वो खराब हो जाता है। क्यों, जब उसमें नमी लग जाती है साथियों, क्या हो जाता है उसमें जब नमी लग जाती है, ठीक है, उस बर्तन में नमी लग जाती है, जिससे भंडारण की गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनमें नमी लगने के कारण जो होते हैं कवक वगैरह जो होते हैं, फंगाई जो होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे खराब हो जाते हैं। उनकी वजह से जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको भंडारित करने से पहले उनमें क्या किया जाता है, उनमें रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है भंडारित करने के लिए, जिसमें नमी न लगने पाए और उनमें क्या होता है, चूहे कीट वगैरह न लगने पाए, ठीक है। अगर हम रासायनिक जो दवाएं होती हैं या फिर रासायनिक कीटनाशकों या चूहानाशकों का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारी फसल जो होती है वो जो भंडारित की होती है वो खराब नहीं होती। अब साथियों यहाँ पर बात आती है हमारे कि भंडारण की विधियां क्या होती है। भंडारण की 2 विधियां होती हैं, शुष्क और आर्द्र, ठीक है। कौन कौन सी विधियां होती हैं यहाँ पर होती है, एक तो आपकी होती है शुष्क भंडारण और एक होता है हमारा आर्द्र भंडारण। तो शुष्क भंडारण जो होते हैं इसमें बेसिकली क्या रखे जाते हैं, इसमें अनाज भंडारित किए जाते हैं। अनाज है, आपको पता है ना, अनाज वाले जब मैंने बताया था तो उसमें बता देता हूं अनाज क्या होते हैं। अनाज में आपका गेहूं, दाल, बाजरा ये सब आपका अनाज आता है। और आर्द्र भंडारण में आपकी सब्जियां आती हैं, ठीक है, सब्जियां आती हैं। इसमें सब्जियां सारी की सारी सब्जियां जो होती है वो भंडारित की जाती हैं, सब्जी भंडारित की जाती हैं और फल भंडारित किए जाते हैं। क्लियर हो गया ना, इसमें आपकी सब्जियां और फल भंडारित किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी शुष्क भंडारण में आपके अनाज भंडारित किए जाएंगे और आर्द्र भंडारण के लिए आपकी सब्जियां भंडारित की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों हमारी बात आती है कि जो भंडारण है, यानी एक अच्छे भंडार गृह, आप समझ रहे हैं ना, एक अच्छे भंडार गृह के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम लोग देखेंगे। तो एक अच्छे भंडार गृह के लिए, एक अच्छे भंडार गृह के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम लोग आज देख लेंगे। तो सबसे पहली तो विशेषता होनी चाहिए कि जो भंडार गृह जो है वो बेसिकली पक्का बना होना चाहिए। अगर भंडार गृह की विशेषताएं आपको लिखने को आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि भंडार गृह सबसे पहले तो पक्का बना होना चाहिए और उसमें साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे से साफ सफाई होती रहे, निरंतर होती रहे साफ सफाई, ठीक है। एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि इसमें भंडार गृह जो होता है इसमें हवा और पानी सुरक्षित रहे, इसमें हवा और पानी सुरक्षित होना चाहिए। क्लियर हो गया ना, कि ऐसा नहीं है कि भैया कि हवा सुरक्षित नहीं, जो मन हुए हवा आ रही है, नमी आ रही है, अंदर नमी को लाए रही है, तो अंदर जो हो रहा है हमारा जो भंडार गृह वो नमी के कारण पूरा शीलन हो रहा है या फिर जो रखा हुआ है वो खराब हो रहा है। और पानी भी नहीं आना चाहिए कि भैया पानी आ रहा है वहां से बारिश हो रही है और बारिश भी अंदर आ रही है, बूंदे भी अंदर आ रही है, जिससे हमारा खराब हो सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ठंडी हवा, ठीक है, भंडार गृह में क्या होना चाहिए कि गर्म हवा को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे क्या कहते हैं वेंटिलेटर जो होता है ना, वेंटिलेटर, इसका भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारी जो गर्म हवा है भंडार गृह के बाहर जाए। या फिर आप समझ सकते हैं ना, एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए, एग्जॉस्ट जो होते हैं वो लगे होने चाहिए, इसलिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मैं आपको वैसे आप लोग समझ रहे हैं ना एग्जॉस्ट क्या होता है, तो एग्जॉस्ट भी लगा होना चाहिए। वेंटिलेटर जो होते हैं ये भी लगे होने चाहिए, जिससे क्या होता है जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर जाए कमरे की और जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर की ओर आए, ये होना चाहिए। साथ में इससे दूर होना चाहिए आटा चक्की दूर होना चाहिए और हड्डी चक्की जो अस्थि चक्की होती है ये भी दूर होना चाहिए। साथ में आपके कूड़ादान दूर होना चाहिए, ठीक है, ये सब भी दूर होना चाहिए। और
जो नालियां हैं वो भी दूर होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कि एक आटा चक्की होती है और एक अस्थि चक्की होती है। अस्थि चक्की का समझ रहे हैं ना आप लोग? अस्थि चक्की में क्या होता है, जो जानवर की हड्डियां हैं वो पीसी जाती हैं, जानवर की हड्डियां जो हैं वो अस्थि चक्की में पीसी जाती है। अब आप लोग समझ रहे हो कि भैया जो अस्थि चक्की पीसी जाती है ये कहाँ पर प्रयोग होता है? तो जो अस्थियां होती हैं ये आपको एक तो मछली खाती है इनको, ठीक है, मछली के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है अस्थियों को। अस्थियों के किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? मछली के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ में जो इसकी अस्थियां होती हैं ये आप लोगों ने नाम सुना होगा पाउडर। कोई भी आप पाउडर लगाते हैं, कोई भी आप पाउडर लगाते हैं उसमें भी अस्थियों का प्रयोग होता है। आप जो चेहरे पे पाउडर लगा लेते हैं या फिर गले वगैरह में जो पाउडर लगा लेते हैं वो क्या होता है, उसमें भी जो अस्थियां होती हैं जानवरों की वो पीस कर उसमें मिलाई जाती हैं, ठीक है, उनमें भी प्रयोग होता है अस्थियों का। क्लियर हो गया ना? अब उसके बाद हमारी बात आती है कि जो भंडार गृह में चूहे प्रवेश रोकने के लिए उनके चारों ओर चिकनी एवं चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। चिकनी और चपटी कॉलर अगर हम बना देंगे भंडार गृह के चारों ओर, जिससे चूहे अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिसलते रहेंगे, उसमें फिसलते रहेंगे ना, तो कॉलर बना देनी चाहिए जिससे चूहे चढ़े। जैसे अभी टाइल्स वगैरह जो टाइल्स लगी होती है, ठीक है, साइड में टाइल्स जो लगी हैं, अगर इन पे टाइल्स पे अगर चूहा चढ़ना चाहेगा तो वो चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उनके जो पैर हैं वो फिसल जाएंगे। इस वजह से क्या होना चाहिए कि वहां पर चिकना बनाना चाहिए जिससे चूहे अंदर ना जा पाए। उसके बाद हमारा आता है कि भंडार गृह ताप नमी परिवर्तन को सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए, ठीक है, ताप नमी को भी सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसके बाद होता है जहाँ खाद्य स्थान भंडारण ऐसे स्थान पर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि भंडार जो गृह होना चाहिए वो एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से जो उसकी समुचित व्यवस्था है वो हो सके। यानी कि भैया अगर 10 किलोमीटर हमें लाना यहाँ पर है, ठीक है, हमें आवश्यकता जो यहाँ पर मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मान लीजिए अनाज लेना चाहते हैं, वो गेहूं लेना चाहते हैं और भंडार गृह भैया दिल्ली में हो, नहीं काम बनेगा ना। अगर भंडार गृह दिल्ली में है, आवश्यकता यहाँ पर है तो नहीं होना चाहिए। यानी कि जहां पर उसकी खपत हो रही है, जहां पर उसकी खपत हो रही है उसी के एरिया में भंडार गृह होना चाहिए जिससे जो क्या है सप्लाई जो हो सके वो अच्छी से अच्छी हो सके, सप्लाई हो सके, ठीक है, उसकी खपत हो सके। तो ये आशा करते हैं कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने आप लोग करिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट है, काफी लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि काफी लोगों को पढ़ा ही नहीं है तो समझ में क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर के पार्ट जो है इस बार साइंस में आपके सेकंड सेमेस्टर में साइंस में भी है एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पार्ट, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था। और यही एग्रीकल्चर का पार्ट साथियों, यही एग्रीकल्चर का पार्ट ऐसा होता है जो मैंने आप सभी को पहले बताया था, जो टेट सुपर टेट होते हैं, टेट और जो सीटेट होते हैं, यही एग्रीकल्चर का पार्ट होता है जो 5 नंबर का लगभग पूछा जाता है। और उसी में काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं जिनमें क्या होता है वो अच्छे से नंबर नहीं गेन कर पाते और रह जाते हैं टेट सीटेट में। यही एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, एग्रीकल्चर कहीं अलग से नहीं बनाया जाता, बस इसी में से पूछ लिया जाता है। इसी में आपके बीच में कुछ चैप्टर दे दिए जाएंगे एग्रीकल्चर के भैया, बस इसी में से आपको क्वेश्चन उठा लेंगे, इसी में से क्या होगा क्वेश्चन उठा लेंगे। अभी 2011 वाली जो वैकेंसी थी, मेरे गांव के लोग हैं, ठीक है, 2011 वाली वैकेंसी में वो एक क्वेश्चन गलत कराए थे। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था भैया, सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली फसल कौन सी थी, सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली, सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली जो फसल थी वो कौन सी थी। वहां पर आपके 2 ऑप्शन दे दिए गए तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। एक तो दे दिया गया था धान, एक दे दिया था केला। तो भैया वो जो थे वो धान की खेती तो करते थे, जो पेपर दिए थे वो धान की खेती तो करते थे और धान में पानी भी ज्यादा लगाते थे, तो उन्होंने क्या किया था धान की पर टिक करके आ गए थे, जबकि जो आंसर होगा वो इसका केला होगा, ठीक है। धान तो एक बार अगर आप पानी नहीं दोगे तो आजकल के जो धान आने लगे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा शोध किया है, जो कि आप अगर कहीं पर उसे मंगल में अगर लगा देंगे तभी वो धान हो जाएगा, उपज हो जाएगी उसकी। लेकिन भैया केला की उपज नहीं होगी, इसकी कोई फसल अभी तक नहीं बनी है कि भैया जो बिना पानी के हो जाए, बिना पानी के हो जाए। इस वजह से यहाँ पर जो राइट आंसर माना हो जाता है वो केला हो जाता है, लेकिन उन्होंने गलत करके आया। वो जब करके आया तो हमसे पूछे भी कि भैया क्या होगा यहाँ पर, तो हमने बताया कि केला होगा, तो भैया बोले कि हमने तो धान के लगाया है, तो हमने कहा तो तब तो ये गलत हो गया। उसके बाद जब आंसर सीट आई तो रियल में ये गलत है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा था, केला वाला ऑप्शन सही था। क्योंकि केला में क्या होता है कि हर 6 डे, हर छठे दिन आपको पानी लगाना है तो लगाना है, हर छठे दिन आपको पानी लगाना है तो लगाना है। और धान में क्या हो जाता है कभी कभी 14 दिन पे लग जाता है, कभी कभी 10 दिन पे भी पानी लग जाता है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा पानी आवश्यकता नहीं रहती इसको। लेकिन केले में क्या होता है पानी की आवश्यकता बहुत अधिक। अगर आप केले के पौधे को काट के देखेंगे तो इससे पानी ही पानी निकलेगा, सिर्फ पानी ही पानी, उसकी हर एक पत्ती से लेकर के हर एक अंग में कह लीजिए, हर एक तने में, पूरे तने में पानी ही पानी रहता है, मतलब बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता हो इसको, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक जो है फसल चक्र वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको पता है ना क्या करना होता है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद है तो मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।